इस कहानी की शुरुआत में रेमंड को दिखाया जाता है जो कि द लॉन्ग वॉक नाम की रेस पर जा रहा था। द लॉन्ग वॉक एक ऐसी रेस थी जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 50 यंग लोगों को इकट्ठा किया जाता था जो कि लगातार 5 दिनों तक चलकर इस रेस को कंप्लीट करते थे। और जो भी इस रेस में फर्स्ट आता उसे करोड़ों रुपए मिलते थे। साथ ही उनकी एक विश को भी पूरी की जाती थी, लेकिन अगर रेस में कहीं पर रुके या बीच में भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाती थी और इसे पूरे देश में लाइव दिखाया जाता था। इस रेस को मेजर नाम का एक आदमी हर साल करवाता था। दरअसल कुछ सालों पहले पूरे देश में सिविल वॉर के चलते एक जंग छिड़ गई थी जिसमें पूरी सरकार गिर गई और तब पूरे देश में आर्मी का कंट्रोल हो गया जो कि पूरे देश को अपने हिसाब से चलाने लगी। उनके अपने अलग नियम थे और वो जब चाहे किसी को भी मार देते थे। लेकिन सिविल वॉर के बाद पूरे देश में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई थी जिस वजह से लोगों को जीने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि लोगों के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास जॉब्स नहीं थी और शहर भी पूरी तरह से खंडर बन चुके थे। तो तब मेजर ने लोगों का ध्यान बटाने के लिए द लॉन्ग वॉक कॉम्पिटिशन को शुरू किया जिसे जीतने पर वो विनर को बहुत ज्यादा पैसे दिया करता था और साथ ही उसकी एक विश को भी पूरी करता था। इसलिए देश के कोने कोने से यंग लोग इस रेस का हिस्सा बनना चाहते थे क्योंकि उनके पास गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ यही मौका था। तो अब यहाँ रे भी उस रेस में जा रहा था जिसे उसकी माँ छोड़ने के लिए आती है, पर वो नहीं चाहती थी कि रे रेस में जाए क्योंकि वो रे को खोने से बहुत डर रही थी। इसलिए वो रे से अपना नाम द लॉन्ग वॉक से वापस लेने को बोलती है, पर रे उनकी बात नहीं मानता क्योंकि एक बार सेलेक्ट होने के बाद वो चाहकर भी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था। तो फिर अब रे की मॉम उसे गले लगाती है जिसके बाद रे द लॉन्ग वॉक पर जाने लगता है जहां उसे गेट पर ही पीटर नाम का एक आदमी मिलता है जिससे जब रे बात करता है तो उन दोनों के बीच एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों बाकी के वॉकर से मिलते हैं जो इस लॉन्ग वॉक को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे और उनमें 16 साल का एक बच्चा भी था जिसका नाम कर्ली था जो इन्हें अपनी एज 18 साल बताता है क्योंकि तभी वो इस लॉन्ग वॉक को कर सकता था। अब रे यहाँ बाकी लोगों से मिलता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा फिट थे जिनकी अच्छी खासी बॉडी थी। तो फिर रे और पीटर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ मेजर आ जाता है जो रेस शुरू करने से पहले सभी को एक एक करके अपने पास बुलाता है और उन्हें उनका बैच नंबर देता है। जिसके बाद वो सभी को द लॉन्ग वॉक के 3 सबसे इम्पोर्टेंट नियम बताता है जिसमें से पहला रूल था कि उन सभी को 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। अगर बीच में कोई रुकता है या स्पीड कम करता है तो उसे पहली वार्निंग दी जाएगी और अगर 10 सेकंड तक वो रुका रहा या उसने अपनी स्पीड को ठीक नहीं किया तो उसे दूसरी वार्निंग मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग के बाद उसे सीधा हेडशॉट पड़ेगा। और दूसरा नियम था अगर किसी ने रोड से बाहर भागने की कोशिश की तो उसे बिना किसी वार्निंग के गोली मार दी जाएगी। और तीसरा नियम उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक कि उनमें से कोई एक ना बचे और वही होगा द लॉन्ग वॉक का विनर। मेजर का मानना था जब भी वो द लॉन्ग वॉक को करते हैं तो उनके देश की आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है जिससे लोगों के अंदर काम करने का जुनून बढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग देश की असली बीमारी गरीबी नहीं बल्कि आलस है जिससे उनका पूरा देश जूझ रहा है। इसलिए उन्होंने द लॉन्ग वॉक को शुरू किया है ताकि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट और काम करने का जुनून बढ़े। अब इसके बाद इन सभी को एक घड़ी दी जाती है जो इनकी स्पीड को मॉनिटर करती थी और फिर मेजर इन सभी का उत्साह बढ़ाकर हवा में एक गोली चलाता है जिससे द लॉन्ग वॉक शुरू हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग चलना शुरू करते हैं और उनके पीछे पीछे आर्मी सोल्जर भी अपने ट्रक से आते हैं जो इन सबको कैमरा से रिकॉर्ड भी करते आ रहे थे ताकि लोग इन्हें घर बैठे लाइव देख सके। अब ये लोग जब चलते जा रहे थे तो ये पूरा इलाका बहुत खाली और सुनसान था और रास्तों पर कई जानवर मरे पड़े थे। रे को लगा था कि उन्हें यहाँ बहुत सारे लोग देखने के लिए आए होंगे, पर बारकोविच बताता है कि मेजर यहाँ लोगों को आने की इजाजत नहीं देता क्योंकि लोग उन्हें वैसे भी लाइव टीवी पर घर पर आराम से देख सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ आखिरी के पलों में जब रेस खत्म होने वाली होती है तभी उन्हें देखने के लिए आते हैं और अभी फिलहाल उन्हें वही लोग देख सकते हैं जिनके घर यहीं आसपास हैं। तभी सामने उन्हें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि आर्मी और इन सभी को देखकर सैल्यूट करता है, लेकिन बारकोविच उसे मिडिल फिंगर दिखाकर उसके सामने थूक कर चला जाता है। फिर लगभग 5 मील चलने के बाद ये सभी लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पीटर और रे से आर्थर और हैंग नाम के 2 लोग मिलते हैं और फिर ये चारों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ बारकोविच को अपने जूते में पत्थर चुभने लगता है तो वो रुककर जल्दी से उस पत्थर को अपने जूते से निकालने की कोशिश करता है जिससे उसे पहली वार्निंग मिलती है जो देखकर रे और बाकी सब लोग उसे जल्दी से चलने को बोलते हैं। पर तभी 10 सेकंड पूरा होने के बाद उसे दूसरी वार्निंग मिल जाती है, लेकिन अभी भी बारकोविच अपने जूते को ही पहनने में लगा था जिससे उसे तीसरी वार्निंग भी मिल जाती है
और तब एक सोल्जर उसे हेडशॉट मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी टाइम पूरा होने से पहले बारकोविच उठकर चलना शुरू कर देता है, जिससे वो बच जाता है। पर अब अगर वो अगले 3 घंटों तक कहीं पर रुका या उसने अपनी स्पीड को कम की तो उसे सीधा हेडशॉट पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने तीनों वार्निंगों को गवा दी है और अब उसे अगले 3 घंटे तक बिना रुके चलते रहना होगा, तभी उसकी तीनों वार्निंग हटेंगी। इसलिए हैंक भी उसे ऐसा करने के लिए डांटता है, पर बारकोविच उसे ही गाली देकर आगे चला जाता है। फिर लगभग 7 मील चलने के बाद ये चारों मिलने वाले इनाम के बारे में बात करने लगते हैं। तो आर्थर कहता है कि वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही मौका है गरीबी से बाहर निकलने का। लेकिन रे कहता है कि उसे इनाम के पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनाम के अलावा उसके लिए दूसरी चीजें मायने रखती हैं, जिस बात पर पीटर को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो और यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग सिर्फ पैसों के लिए ही इस लॉन्ग वॉक का हिस्सा बने थे। तो तब रे उन्हें द लॉन्ग वॉक के पीछे की गवर्नमेंट की सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट हमें जानबूझकर ये यकीन दिलाती है कि हम अपनी मर्जी से इस लॉन्ग वॉक का हिस्सा बन रहे हैं, पर सच तो यह है कि गवर्नमेंट की नाकामयाबी की वजह से हम इतने गरीब और मजबूर हो गए हैं कि हमें ना चाहते हुए भी इस लॉन्ग वॉक का हिस्सा बनना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने इसे इसलिए शुरू किया है ताकि कोई उनसे सवाल न पूछे। जो सुनकर पीटर भी उसकी बात से एग्री करता है। इसलिए वो कहता है कि अगर वो इस रेस को जीतता है तो वो उन पैसों को लोगों की मदद करने में लगाएगा। तभी यहाँ इनके बीच रिचर्ड नाम का बंदा आता है, जो सभी के नाम और बैच नंबर नोट कर रहा था, क्योंकि वो इस लॉन्ग वॉक के ऊपर बुक लिख रहा था, जिससे वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस और अमीर हो जाएगा। लेकिन पीटर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ जीतते हो तो तुम पहले से ही बहुत फेमस और अमीर हो जाओगे। जिसके बाद ये लोग जब आगे जा रहे थे तो पीछे से कर्ली के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उसके पैर की नस चढ़ गई थी, जिस वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। और तभी उसे पहली वार्निंग मिल जाती है। तो तब रे उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ते हुए आगे खींचते हैं और फिर पीटर और रे उसे चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फिर कर्ली बिना उनकी मदद से चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो गिर जाता है। तो तब उसे आखिरी वार्निंग मिलती है, जिसके बाद उसके पास एक सोल्जर आता है जो उसके सिर पर गोली मार देता है। रे जब ये देखता है तो उसे एक झटका लगता है, जिससे उसकी स्पीड भी थोड़ी धीमी हो जाती है। तो तब पीटर उसे संभालता है और उसे अपने साथ आगे ले जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे चलने पर रे अपने लिए सोल्जर से पानी लेता है और जब पीटर को मूत लगती है तो वो अपना ब्लैक कोबरा निकालकर सड़क पर ही चलते हुए सबके सामने मूतने लग जाता है। जिसके बाद जब ये लोग 17 मील तक चल लेते हैं तो उन्हें सामने एक लड़की खड़ी हुई मिलती है, जो कि रे के लिए वहां पर थी, और वो रे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे यहाँ सभी लोग रे का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो एज में बहुत ज्यादा छोटी थी। तो तब पीटर सभी को चुप कराता है, जिसके बाद ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो इस लॉन्ग वॉक को साथ में पूरा करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तब ये देखकर बारकोविच उन्हें कहता है कि क्या तुम सब लोग गे हो? तो तब पीटर उसे कहता है कि क्या तूने थोड़ी देर पहले ब्लैक कोबरा नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो सीधे मुंह में ले सकता है अभी भी। जो सुनकर बारकोविच की बोलती बंद हो जाती है और तभी हैंक बताता है कि इतना चलने से उसके पाँव में दर्द होना शुरू हो गया है। तो तब पीटर उसे चलने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन तभी उनके सामने एक आदमी को दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर बारकोविच उसका मजाक उड़ाकर उसके ऊपर से चला जाता है। इसके बाद सोल्जर उसे 3 वार्निंग देकर गोली मार देते हैं, जिसे देखकर बारकोविच कहता है कि उन्हें तो इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तक 2 लोग कंपटीशन से कम हो चुके हैं। और फिर लगभग 25 मील चलने के बाद बारकोविच की भी तीनों वार्निंग हट जाती हैं, लेकिन तभी फिर से हैंक के पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तब ये चारों अपनी घड़ी में देखकर 0.5 की स्पीड कम करते हैं, क्योंकि ये अभी तक 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल रहे थे, जिससे अब हैंक को भी चलने में थोड़ा आराम मिलता है। पर तभी आगे बारकोविच अपने से एक छोटे लड़के को परेशान करने लग जाता है, जिसे पहले तो वो लड़का इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर बारकोविच बार बार उसकी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करते जा रहा था, जिससे परेशान होकर वो लड़का बारकोविच को मारने की कोशिश करता है। तो वो रोड पर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है, जिससे उसे वार्निंग मिलती रहती है और बाकी लोग भी उसे जल्दी से उठने के लिए बोलते हैं, लेकिन चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाता। और फिर 3 वार्निंग मिलने के बाद सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। तब ये देखकर अब यहाँ सभी लोग बारकोविच को गाली देने लगते हैं, क्योंकि उसके बुली करने की वजह से ही वो रोड पर गिरा और मारा गया, जो बारकोविच ने खुद भी नहीं सोचा था। इसलिए सभी लोग अब यहाँ उसे गाली देने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करता हुआ बारकोविच आगे चला जाता है। और फिर थोड़ा आगे चलने पर इनमें से एक आदमी को टॉयलेट लग जाती है, तो वो पैंट खोलकर हकते हुए चलने की कोशिश करता है, पर इससे वो ना तो ठीक से हक पा रहा था और ना ठीक से चल पा रहा था, जिससे उसे वार्निंग मिलने लगती है। और फिर जैसे ही वो हगने के लिए जोर लगाता है तो एक सोल्जर उसे गोली मारकर रोक देता है, जो देखकर इन सभी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बारकोविच अभी भी उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि हकते हकते ऊपर पहुंच गया।
जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपना मुंह बंद करने को बोलता है। फिर लगभग 35 मील चलने के बाद यहाँ पर मेजर आता है और अब क्योंकि रात होने वाली थी तो वो सभी को चलने के लिए मोटिवेट करता है। फिर थोड़ा आगे चलने पर रे को नींद आने लगती है और उसे अपने सपने में अपनी माँ दिखाई देती है जो उसे लोरी सुना रही थी। लेकिन झपके आने की वजह से वो स्लो पड़ने लग जाता है और उसे पहली वार्निंग मिल जाती है। तो फिर पीटर उसे उठाता है और थोड़ा तेज चलने को बोलता है। जिसके बाद ये दोनों जब बातें करते हुए जा रहे थे तो रे पीटर को बताता है कि वो इस वक्त अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। फिर जब वो पीटर से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो पीटर उसे बताता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, जिस बात से रे हैरान हो जाता है और वो एक पल के लिए फिर से धीमा हो जाता है, जिससे उसे दूसरी वार्निंग मिल जाती है। तो तब रे आगे तेज चलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिससे उसे तीसरी वार्निंग मिल जाती है और अब उसे बिना गलती किए 3 घंटों तक लगातार चलते रहना होगा, तभी उसकी तीनों वार्निंग हटेंगी। अगर अब बीच में उसने कोई भी गलती की तो उसे सीधा हेडशॉट पड़ेगा। इसलिए रे बहुत घबरा जाता है और तेज चलने की कोशिश करता है। तो तब पीटर भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर रे अब बहुत घबराया हुआ था और वो गुस्से में पीटर को ही चिल्लाकर कहता है कि मेरी परवाह करने का नाटक करना बंद करो, असल में तो तुम चाहते ही नहीं कि मैं जीतूं। ऐसा कहकर वो आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे का रास्ता अब खड़ी चढ़ाई से था जिसमें बहुत सारे लोग धीमे पड़ने लगते हैं। और फिर जब उनकी तीनों वार्निंग पूरी हो जाती हैं तो सोल्जर्स उन्हें एक एक करके गोली मारने लगते हैं। तब ये देखकर रे भी अपनी स्पीड को मेंटेन करके आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक सोल्जर गन लेकर खड़ा था और जैसे ही रे की स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई तो वो उसे गोली मार देगा। लेकिन अब रे बहुत थक चुका था और वो धीमा पड़ने लगता है, पर तभी पीटर आकर उसे आगे ले जाने लगता है, जो देखकर रे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पीटर को गलत समझा। इसलिए वो उससे माफी मांगता है, पर पीटर ने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया था, इसलिए वो उसकी मदद करता है और फिर वो उसे अपने सिर में पानी डालने को कहता है ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। इसके बाद वो उसे चढ़ाई पार करवाकर ढलान वाले रास्ते तक ले आता है, जिससे रे को भी अब चलने में आसानी होती है। और फिर लगभग 60 मील चलने के बाद सुबह हो जाती है, जहां पीटर रे को बताता है कि अब वो सिर्फ 18 लोग बचे हैं, इसलिए अब उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है और साथ में इस रेस को कंप्लीट करना है। पर लगभग 69 मील पर हैंक की हिम्मत भी टूटने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने पांव से चल पा रहा था। तो पीटर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हैंक गुस्से में उसे चुप रहने को बोलता है। लेकिन इनके पीछे ही रिचर्ड की हालत और ज्यादा खराब थी और उसका पांव पूरी तरह से मुड़ चुका था और वो उसी तरह से काफी लंबे टाइम से चल रहा था। लेकिन अब वो इस दर्द को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिससे वो धीमा पड़ने लगता है और फिर गिर जाता है। तब सोल्जर उसे 3 वार्निंग देकर गोली मार देते हैं, जिसे मरते हुए पास के 2 बच्चे भी देख रहे थे, जिन्हें आर्थर ये सब ना देखने को बोलता है, पर वो बच्चे यहाँ से नहीं जाते। जिसके बाद जब ये सभी 100 मील पर पहुंचते हैं तो यहाँ फिर से मेजर आता है, जो सभी को 100 मील तक पहुंचने के लिए बधाई देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए फिर से इनकरेज करता है। लेकिन तभी इनमें से एक आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी सोल्जर्स उसे गोली मारते हैं। फिर थोड़ा आगे पहुंचने पर ये चारों रेस फिनिश होने के बाद उन्हें मिलने वाली इच्छाओं के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें से आर्थर की इच्छा थी कि वो अपने लिए एक स्पेसशिप मांगेगा जिससे वो चांद पर जाएगा, और हैंक की इच्छा थी कि वो अपने लिए 10 नंगी लड़कियों को मांगेगा, जो सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और पीटर की इच्छा थी कि वो लॉन्ग वॉक के 2 विनर चुनेगा, लेकिन रे की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो इस लॉन्ग वॉक को ही बंद करवाना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। पर बाकी लोग उसे बताते हैं कि वो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं मांग सकता जिससे उनकी स्टेट की पॉलिसी बदली जाए, जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है और वो मेजर और इस लॉन्ग वॉक को बहुत गाली देने लगता है। तब ये देखकर बाकी के लोग भी मेजर और लॉन्ग वॉक को गाली देने लग जाते हैं। फिर जब रात होती है तो बारिश लगने लग जाती है, तो तब पीटर और रे दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर अगले दिन ये लोग 144 मील तक पहुंच चुके थे, जहां अब आर्थर को भी टॉयलेट लग जाती है, तो वो जल्दी से पैंट खोलकर हगने लग जाता है। तो तब सोल्जर उसे वार्निंग देने लगते हैं, पर तीसरी वार्निंग मिलने से पहले ही आर्थर उठकर चलना शुरू कर देता है। फिर जब रे और पीटर साथ में थे तो पीटर उससे उसके पिता के बारे में पूछता है, क्योंकि रे अभी तक उन सबसे अपने पिता के बारे में बातें छुपा रहा था। तो तब रे उसे बताता है कि उसके पिता अक्सर लोगों को पहले की गवर्नमेंट और उनकी सारी चीजें बताया करते थे, जिनके बारे में बात करना अब देशद्रोह माना जाता है। इसलिए एक दिन मेजर उनके घर में घुस गया और उसने रे के पिता से उनके देश की नई पॉलिसी को मानने के लिए कहा, पर रे के पिता ने उसकी बात नहीं मानी और तब मेजर ने उसके पिता को उसके सामने गोली मार दी,
इसलिए रे मेजर से नफरत करता था और वो इस लॉन्ग वॉक में भी इसलिए आया था ताकि जब वो यहाँ जीते तो वो उनसे विश में एक गन मांगेगा जिससे वो मेजर को जान से मार देगा। तब पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि बदला लेना तुम्हारी कहानी का हल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है और अगर तुमने मेजर को मारा तो वो लोग भी तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम बदला लेने के बजाय अपनी माँ के बारे में सोचो। लेकिन अब रे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी हालत में मेजर को मारना चाहता था। साथ ही वो उन लोगों पर भी गुस्सा होता है जो उन्हें ऐसे हालत में देखकर एंजॉय करते हैं। तब पीटर कहता है कि वो लोग हमें सिस्टम की वजह से ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही बताया गया है कि द लॉन्ग वॉक एक महान काम है जो उनके देश के लिए बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जब ये लोग 170वें मील तक पहुंचते हैं तो इनमें से एक आदमी की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है, इसलिए वो टैंक में चढ़ने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स उसे नीचे गिरा देते हैं और उसके पैरों पर टैंक को चढ़ाकर निकल जाते हैं, जिससे वो काफी देर तक तड़पता रहता है और फिर 3 वार्निंग मिलने के बाद वो उसे गोली मार देते हैं। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक और लड़का अपने कपड़े खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स उसे भी गोली मार देते हैं। लेकिन अब यहाँ हैंक की भी हालत बिगड़ती जा रही थी, उसका एक दांत भी टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। पर लगभग 201 मील तक चलने के बाद हैंक की भी पूरी तरह से हिम्मत टूट चुकी थी और वो अपने होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वो चलते जा रहा था। तब रे उसकी हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि हैंक होश में रहे, पर तभी हैंक अचानक से पीछे मुड़ जाता है और वो एक आर्मी सोल्जर से गन छीनने की कोशिश करता है। तो तब सोल्जर उस पर गोली चला देते हैं। ये देखकर आर्थर से रहा नहीं जाता और वो हैंक को उठाने के लिए जाता है, जिससे उसे भी वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। तो तब रे जल्दी से उसके पास जाता है और उसे खींचकर जल्दी से हैंक से दूर ले जाता है, क्योंकि अगर वो रुका तो वो भी हैंक के साथ यहाँ मारा जाएगा। जिसके बाद अगले दिन तक ये लोग 209 मील तक चल चुके थे और ये सिर्फ अब 6 लोग बचे हुए थे। तब पार्कर नाम का आदमी उन सभी को बताता है कि हैंक की वाइफ भी थी। तो ये जानकर पीटर सभी से वादा करने को कहता है कि अगर उनमें से कोई भी जीतता है तो वो इनाम के पैसों से उसकी वाइफ की मदद करेंगे, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह बिता सके, जिसके लिए सभी राजी हो जाते हैं। पर क्योंकि पीटर ने इस बारे में बार्कोविच से नहीं पूछा, बार्कोविच बहुत अकेला महसूस करने लगता है और उसके दिमाग में उस लड़के की ही मौत चल रही थी जो उसकी वजह से मर गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब रे उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बार्कोविच को यही बात परेशान कर रही थी कि उस लड़के की मौत उसकी वजह से हुई, इसलिए वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो जीतता है तो वो भी हैंक की वाइफ को पैसे भेजेगा ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सके। तब सभी लोग उसकी हालत देखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि अंदर ही अंदर उसे उस लड़के की मौत का गिल्ट खाए जा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दौड़कर आगे चला जाता है और फिर पीछे मुड़कर वो सबके सामने एक स्पून से अपना गला काट लेता है, जो देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सोल्जर्स उसे भी वार्निंग देकर गोली मार देते हैं और फिर 5वें दिन तक ये लोग 278 मील तक चल चुके थे, जहाँ से थोड़ी दूर पर अब रे की मॉम का घर भी आने वाला था। इसलिए कॉली रे से कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ देखने को मिलेगी, पर उसे देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। तब पीटर रे से कहता है कि शायद आगे तुम्हारी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें बस चलते रहना होगा। और फिर लगभग 286 मील तक चलने के बाद ये लोग शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही रे का एक जूता टूट जाता है। तो फिर रे अपने दोनों जूतों को खोल देता है ताकि उसे चलने में आसानी हो। फिर थोड़ा आगे चलने पर उसे रोड के किनारे अपनी माँ दिख जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे एहसास होता है कि वो गलत था, उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए था। इसलिए वो अपनी माँ को गले लगाने के लिए उनके पास जाने लगता है। तब पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसकी माँ भी उसे वापस चलने को बोलती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक रुका तो सोल्जर्स उसे गोली मार देंगे। और तब पीटर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। तब रे अपनी माँ से चिल्लाकर माफी मांगता है, क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। फिर थोड़ा आगे चलने पर पीटर रे को अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता वॉर में मारे गए थे, जिसके बाद अगले 10 साल तक उसे उसके अंकल ने पाला, जो उसे दारू पीकर हमेशा मारते रहता था। और फिर उसके अंकल के मरने के बाद उसकी पूरी जिंदगी चोरी चकारी और लड़ाई झगड़े में ही गुजरी। पर एक दिन वो लड़ाई में एक चाकू लगने से मरने ही वाला था, जिसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने इस गलत रास्ते को छोड़ दिया और फिर डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छाई का साथ देगा और लोगों की मदद करेगा। इसलिए अगर वो यहाँ जीतता है तो वो उन पैसों से अपने जैसे अनाथों की मदद करेगा ताकि वो लोग गलत रास्ते पर न जाए। जिसके बाद वो रे से कहता है कि मुझे बचपन से हमेशा एक भाई की जरूरत पड़ी है, इसलिए अगर तुम जीतते हो तो तुम भी हमेशा अच्छाई का साथ देना।
और फिर लगभग 206 मील तक चलने के बाद बिली सभी से कहता है कि अब उन्हें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये लॉन्ग वॉक कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ कॉली का दिमाग भी फिर गया था, इसलिए वो गुस्से में एक सोल्जर से गन छीनकर उसे जान से मार देता है। तब बाकी के सोल्जर उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन कॉली उन सोल्जरों के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो उनके गोली चलाने से पहले खुद को ही गोली मार लेता है। और फिर लगभग 324वें मील पर आर्थर के नाक से अचानक से बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है और काफ़ी देर तक उसका खून रुकता ही नहीं है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब रे और पीटर उसकी मदद करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन अब आर्थर समझ चुका था कि वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो अपना एक लॉकेट निकाल कर उन्हें देता है और कहता है कि अगर तुम में से कोई जीतता है तो उसके इस लॉकेट को उसकी दादी तक पहुंचा देना। जिसके बाद वो उनसे वादा करने को बोलता है कि वो पीछे मुड़कर ना देखें, और फिर वो जबरदस्ती अपने हाथ को छोड़कर पीछे रुक जाता है और फिर सोल्जर उसे गोली मार देते हैं, जिससे यहाँ रे और पीटर को बहुत दुख होता है। और अब ये सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे जो लगभग 326 मील चल चुके थे। तब मेजर फिर से उनके पास आता है और बताता है कि वो अब जीतने के आखिरी पड़ाव पर हैं और उनमें से एक ही विनर होगा, इसलिए वो तीनों को ये डिसाइड करने को बोलता है। तो तब रे उसे गाली देने लग जाता है, लेकिन मेजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ बिली की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इतना चलने की वजह से उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था, जिस वजह से वो अब और ज़्यादा नहीं चल सकता था। इसलिए वो पीटर और रे को अपना सीक्रेट बताता है कि वो मेजर का नाजायज औलाद है, जिसके बारे में मेजर को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मेजर एक अय्याश किस्म का आदमी था और उसके बहुत सारे नाजायज बच्चे थे। इसलिए बिली कहता है कि अगर वो ये रेस जीतता तो उसकी ये इच्छा होती कि मेजर उसे अपना ले, लेकिन अब वो ये वॉक पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसका लीवर भी अब काम करना बंद कर चुका है और उसके फेफड़ों में भी पानी भर चुका था। इसलिए वो रे और पीटर से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों में से कोई एक जीतेगा, जिसके बाद वो चलना बंद कर देता है और फिर सोल्जर्स उसे 3 वार्निंग देकर गोली मार देते हैं। और अब सिर्फ रे और पीटर ही बचे हुए थे और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तब रे पीटर से कहता है कि वो बचपन से मौत से बहुत डरता हुआ आया है, पर अब यहाँ इतने लोगों की मौत देखने के बाद उसके अंदर से मौत का डर निकल गया है और अब उसे सिर्फ हमारे बिताए गए इस पल की खुशी है। जिसके बाद अब ये दोनों 331 मील तक पहुंच चुके थे, जहां बहुत सारे लोग इन्हें देखने के लिए आए हुए थे कि आखिर इनमें से कौन जीतता है। तो तब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर पीटर अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो चाहता था कि रे जीतकर अपनी माँ के पास जाए, क्योंकि वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये देखकर रे उसे वापस उठाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलते रहना होगा। तो फिर पीटर उसके साथ चलने लग जाता है और अब तक इन दोनों को 2-2 वार्निंग मिल चुकी थी। फिर जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तो रे पीछे ही रुक जाता है, जिससे उसे तीसरी वार्निंग मिलती है और फिर सोल्जर उसे गोली मार देते हैं। तब ये देखकर पीटर उसके पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वो जीत चुका था। तब रे अपने आखिरी समय में अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और पीटर से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। जिसके बाद यहाँ मेजर आता है जो पीटर के सामने रे के सिर पर गोली मार देता है और फिर पीटर से कहता है कि अब तुम जीत चुके हो तो तुम अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो। तो फिर पीटर उससे एक गन मांगता है ताकि वो अपनी इस जीत के बारे में अपने बच्चों को बता सके। तो मेजर अपने एक सोल्जर की गन उसे दे देता है, पर गन मिलते ही पीटर उस गन को मेजर के ऊपर तान देता है, जो देखकर मेजर बहुत डर जाता है और उसे कहता है कि अब तो तुम जीत चुके हो तो तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और तुम बहुत अमीर बन चुके हो। लेकिन अब पीटर रे की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो मेजर को गोली मारकर कहता है कि ये मेरे भाई के लिए, और मेजर मारा जाता है। जिसके बाद पीटर भी यहाँ से चला जाता है और यहीं पे कहानी दी एंड। सो ये कहानी हमें पावर, सोसाइटी और उनके सो कॉल्ड सिस्टम की डार्क रियलिटी को दिखाती है। जैसे गरीबों को सिस्टम हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करता है, जैसे लोगों के बीच में पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करना और फिर उन्हें बताया जाता है कि बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, और फिर लोगों को ना चाहते हुए भी उस चीज़ को मानना पड़ता है। इसी तरह पावर अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाती है जो उसके काबिल नहीं है, तो वो हमेशा अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करेगा और उसका गलत फायदा ही उठाएगा। जैसे यहाँ मेजर के पास पूरी पावर होने के बाद उसे उन 50 लड़कों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो उनकी डेथ को भी डिसिप्लिन और प्रोग्रेस कहकर जस्टिफाई कर देता है। और उसने द लॉन्ग वॉक को भी सिर्फ अपने मजे के लिए बनाई हुई थी। और तीसरा है प्रोपेगेंडा। हमने देखा कि कोई भी रे के अलावा इस लॉन्ग वॉक के खिलाफ नहीं था,
यहाँ तक कि बाकी सब लोग भी उन्हें सिर्फ देखते रहते हैं और कोई भी सवाल नहीं करता, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि द लॉन्ग वॉक देश की भलाई के लिए करवाई जाती है। इसलिए लोग भी धीरे धीरे इस ब्रूटैलिटी को एंटरटेनमेंट की तरह देखने लगे थे। और तीसरा है, अगर कोई सिस्टम को बदलना भी चाहता है तो वो सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल की वजह से उसी में फंस कर रह जाता है। जैसे कहानी में रे मेजर को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था ताकि वो पूरे सिस्टम को बदल सके, बट अल्टीमेटली वो खुद भी इस सिस्टम का विक्टिम बन जाता है। और फिर पीटर भी पहले रे को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बदला लेना उसका हल नहीं है, पर जब उसके आंखों के सामने रे को मार दिया जाता है तो वो खुद मेजर को मार देता है, क्योंकि इस पॉइंट पर वो पूरी तरह से टूट चुका था और इस सिस्टम और रूल की वजह से उसने अपने सभी दोस्तों को एक एक करके अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए अल्टीमेटली उसे मेजर को मारकर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ता है। एंड लास्ट, जब किसी सोसाइटी में लोगों को जीने या सरवाइव करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है तो गलती सिर्फ लोगों की नहीं होती बल्कि उस पूरे सिस्टम की होती है। जैसे इस कहानी में इस पूरे सिस्टम के पीछे मेजर और उसकी आइडियोलॉजी थी। सो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।